सभी साथियों को हमारा नमस्कार। उपस्थित हैं आप सभी के सामने यूपी टेट 2026 के लिए बाल विकास से संबंधित वीडियो के साथ में। आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न इस वीडियो से आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हम निवेदन करेंगे कि सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। और एक निवेदन और है, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी टॉपिक हो पूरा समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बाल विकास का ये वीडियो। आज हम साथियों बाल विकास में समझेंगे अधिगम के नियम। क्या समझेंगे? अधिगम के नियम समझेंगे आज हम बाल विकास में। तो साथियों अधिगम के नियम कितने होते हैं, किसने दिए, ये सब चीजें हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। तो कहीं कहीं आपको अगर देखने को मिल जाए सीखने के नियम कौन कौन से हैं, तो उससे हमें परेशान नहीं होना है। सीखने के नियम भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा लिखा हुआ, तो उससे भी आपको परेशान नहीं होना है। तो चलिए इन नियमों के बारे में हम समझते हैं। तो अधिगम के नियमों को कई मनोवैज्ञानिकों ने बताया है इन नियमों के बारे में, जिनमें से एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। क्या नाम था साथियों? थॉर्नडाइक एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, थॉर्नडाइक। ठीक है। इन्होंने अधिगम के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए। उनमें से इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए। कितने? 3 मुख्य नियम बताए। तो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम और कुछ द्वितीयक नियम, कुछ द्वितीयक नियम, कुछ का मतलब इधर 5 होगा, 5 द्वितीयक नियम बताए। ठीक है। कितने द्वितीयक नियम बताए? 5 द्वितीयक नियम और 3 मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने बताए। जिनमें से अगर हम मुख्य नियमों को समझने का प्रयास करें कि मुख्य नियम कौन कौन से हैं थॉर्नडाइक के, तो अगर हम मुख्य नियम समझें, अगर हम मुख्य नियमों को समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहले है तत्परता का नियम। क्या है? सबसे पहले तत्परता का नियम आता है। क्या आता है? तत्परता का नियम। तो ये नियम क्या कहता है कि हम किसी कार्य को सीखने के लिए अगर हम तत्पर होते हैं, ठीक है, तो उस कार्य को हम जल्दी सीख लेते हैं। मतलब किसी कार्य को सीखने के लिए हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए। ठीक है। अगर किसी कार्य को सीखने के लिए हम तत्पर हैं, तो वह कार्य क्या होगा? जल्दी सीख लेंगे, जल्दी सीख लेंगे। ठीक है। तो ये क्या है? तत्परता का नियम। और इस संबंध में एक मनोवैज्ञानिक थे, भारतीय मनोवैज्ञानिक भाटिया। क्या थे? कौन थे? भारतीय मनोवैज्ञानिक थे एक भाटिया। इन्होंने एक कथन दिया है इस नियम के संदर्भ में। तो वो क्या है? तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना। क्या कहा है? तत्परता या किसी कार्य
के लिए तैयार होना, के लिए तैयार होना, तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना, युद्ध को आधा विजय कर लेना है। क्या है? युद्ध को आधा विजय कर लेना है, युद्ध को आधा विजय कर लेना है, ये बताया भाटिया ने तत्परता के नियम को लेकर। अब इसके बाद दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। क्या है? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम अब हम समझेंगे कि दूसरा नियम अभ्यास का नियम क्या कहता है। तो इस नियम के दो भाग हैं। कितने भाग? दो भाग। और इसको अगर हम फर्स्ट में समझने का प्रयास करें तो इसका जो फर्स्ट भाग है वो है उपयोग का नियम। क्या है? उपयोग का नियम। ठीक। उपयोग का नियम क्या है कि अगर हम किसी कार्य का अभ्यास लगातार करते रहते हैं तो हम उसे सफलतापूर्वक सीख लेते हैं। ठीक है, और उसमें कुशल हो जाते हैं। उपयोग का नियम ये कहता है। और एक मनोवैज्ञानिक हैं कॉलशिनिक। कौन है? कॉलशिनिक। इन्होंने उपयोग के नियम को लेकर एक परिभाषा दी है। इन्होंने बताया है अभ्यास या उपयोग का नियम। क्या बताया है? अभ्यास या उपयोग का नियम किसी कार्य की पुनरावृत्ति, किसी कार्य की पुनरावृत्ति, पुनर्विचार, पुनर्विचार या अभ्यास के या अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है। क्या है? अभ्यास के औचित्य को सिद्ध करता है। कॉलसनिक ने उपयोग के नियम को लेकर यह परिभाषा दी है, तो ये हमें याद रखनी है। अभ्यास का नियम के दो भाग हैं। एक है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। क्या है? एक है उपयोग का नियम और दूसरा है अनुपयोग का नियम। अब हम दूसरे को समझेंगे, अनुपयोग का नियम क्या है। अब हम साथियों दूसरे को समझेंगे, इसे अनुपयोग का नियम। अनुपयोग का नियम। अब हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि अनुपयोग का नियम क्या कहता है। तो अनुपयोग का नियम है यदि हम, क्या है? यदि हम सीखे हुए काम को करेंगे नहीं तो हम उसे भूल जाएंगे। ठीक है, मतलब किसी काम का अगर हम अभ्यास नहीं करते हैं तो हम उसे भूल जाते हैं। यही है अनुपयोग का नियम। और इस नियम के संबंध में मनोवैज्ञानिक थे डगलस व हॉलैंड। क्या बताया था इन्होंने? डगलस व हॉलैंड ने क्या बताया ये हम देखेंगे। तो डगलस व हॉलैंड ने कहा कि जो कार्य बहुत समय तक किया या दोहराया नहीं जाता। क्या कहा? जो कार्य बहुत अधिक समय तक, बहुत अधिक समय तक किया या दोहराया नहीं जाता, दोहराया नहीं जाता, दोहराया नहीं जाता, वह भूल जाता है, वह भूल जाता है। तो ये है हमारा अनुपयोग का नियम और इसके संबंध में डगलस व हॉलैंड ने
क्या कहा है ये हमने आपको बताया। जो कार्य बहुत अधिक समय तक किया या दोहराया नहीं जाता वह भूल जाता है। तो ये दूसरा नियम हो गया अधिगम का, जो कि थार्नडाइक ने बताया। अभ्यास का नियम, और अभ्यास के नियम के दो भाग थे। पहला भाग उपयोग का नियम और दूसरा भाग अनुपयोग का नियम। हमने आपको समझाने का प्रयास किया। अब इसके बाद हम समझेंगे साथियों तीसरा नियम। क्या समझेंगे? तीसरा नियम समझेंगे। तीसरा नियम अगर हम समझे तो तीसरा नियम है प्रभाव या परिणाम। किसका? प्रभाव या परिणाम या संतोष का नियम, या संतोष का नियम। ये है अधिगम का तीसरा मुख्य नियम। ठीक है, इसे हम समझेंगे। ये क्या कहता है? ये जो नियम है ये कहता है कि जिस कार्य को हम सीखना चाहते हैं, क्या कहता है ये नियम? जिस कार्य को हम सीखना चाहते हैं, जिस कार्य को हम सीखना चाहते हैं वह कार्य हम ना तो करते हैं और ना ही अब हम देखेंगे सीखने के नियम का जो तीसरा मुख्य नियम है प्रभाव या परिणाम या संतोष का नियम। ठीक है, तो इसके संबंध में थार्नडाइक क्या कहते हैं कि जिस कार्य को हम सीखना चाहते हैं, ठीक है, उसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। क्या होता है? उसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। उसका परिणाम हमारे लिए हितकर होता है। ये है थार्नडाइक का तीसरा मुख्य नियम, जिसे हम प्रभाव का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये थे थार्नडाइक के तीन मुख्य नियम। अब हम समझेंगे जो द्वितीयक नियम है, जिन्हें हम सेकेंडरी लॉ के नाम से भी जानते हैं, गौड़ नियम के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम उन्हें समझेंगे। तो अब हम इधर देखते हैं द्वितीयक नियम, सीखने के गौड़ नियम। ठीक है, या इन्हें कहते हैं सेकेंडरी लॉस। ठीक है, तो अब हम इनको समझने का प्रयास करेंगे कि सीखने के द्वितीयक नियम क्या हैं। तो सीखने के 5 द्वितीयक नियम थे, जिसमें पहला था बहुप्रतिक्रिया का नियम। क्या था? पहला था बहुप्रतिक्रिया का नियम। इधर हम देखेंगे पहले नियम को। बहुप्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इस नियम को हम समझेंगे। तो इस नियम का अभिप्राय क्या है कि जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तब हम उस कार्य के प्रति अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं, जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं तो उसके प्रति अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करते हैं। ठीक है, यह है बहुप्रतिक्रिया का नियम। और एक नियम है कौन सा? प्रयत्न और त्रुटि का नियम। कौन सा? प्रयत्न और
त्रुटि का नियम या सिद्धांत इसी पर आधारित है। किस पर? इसी पर आधारित है। इसी पर आधारित है। ठीक है, तो ये है हमारा बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसके बाद अब हम समझेंगे दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? मनोवृत्ति का नियम। क्या है? मनोवृत्ति का नियम। इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या है। तो देखिए, मनोवृत्ति का नियम, जैसा कि शब्द मनोवृत्ति है, इसी से हम समझ लेंगे कि किसी काम को करने के लिए हमारी जैसी मनोवृत्ति होगी, उस काम को हम वैसा ही सीखते हैं। ठीक है? मनोवृत्ति का नियम कहता है किसी कार्य को सीखने के लिए हमारी मनोवृत्ति जैसी होगी, वैसा ही हम उसको सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमारे सामने रहता है कि किसी बच्चे का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अगर हम उसको जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो वह उतना नहीं सीख पाएगा जितना हम उसे सिखाना चाहते हैं, और अगर वह मन से पढ़ेगा तो वो बच्चा कहीं ज्यादा सीखेगा। तो मनोवृत्ति का नियम आपको आशा है समझ में आया होगा। तीसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। क्या है? तीसरा नियम है आंशिक क्रिया का नियम। ठीक है, अब आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी कार्य को सीखना चाहते हैं, ठीक है, जब हम किसी कार्य को सीखना चाहते हैं तो उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, कार्य को टुकड़ों में विभाजित करना, कार्य को टुकड़ों में बांट लेना जिसे कहते हैं, बांट लेना। ठीक है, तो हम वह कार्य अच्छे से सीख लेते हैं, या वह कार्य सीखना हमारे लिए क्या हो जाता है? सुविधाजनक हो जाता है। और एक सूत्र है, शिक्षण सूत्र, अंश से पूर्ण की ओर। कौन सा शिक्षण सूत्र है? अंश से पूर्ण की ओर। अंश से पूर्ण की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो इसी नियम पर आधारित है। ठीक है, अब इसके बाद चौथा जो नियम है, चौथा नियम क्या कहता है? पहले तो चौथा नियम है कौन सा? आत्मीकरण का नियम। कौन सा है? आत्मीकरण का नियम। अधिगम के जो सेकेंडरी लॉज हैं, द्वितीयक नियम हैं, उनमें जो चौथा नियम है आत्मीकरण का नियम। तो देखिए, आत्मीकरण का नियम क्या कहता है कि नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बना लेना। नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान का स्थायी अंग बनाना। मतलब इसका क्या है कि जब शिक्षक बालक को कोई नई बात सिखाता है, तब उसका पहले सीखी हुई बात से संबंध स्थापित कर देता है, इसके बाद उसे कोई बात सिखाता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आत्मीकरण का नियम क्या है। कि जैसे हमें किसी बालक को किसी टॉपिक को समझाना है, जैसे उसकी पुस्तक में मेला पाठ है, ठीक है, तो हम उससे कुछ पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछेंगे कि क्या बच्चों आपने मेला देखा है? तो बच्चे उसका उत्तर देंगे हाँ या नहीं में। तो वही चीज है आत्मीकरण का नियम, कि पूर्व ज्ञान के आधार पर हम नवीन ज्ञान को स्थायी कर दें, तो इसी को आत्मीकरण का नियम कहते हैं। इसके बाद पांचवा जो नियम है, पांचवा नियम क्या कहता है?
संबंधित परिवर्तन का नियम क्या है? संबंधित परिवर्तन का नियम। अब ये क्या कहता है? तो देखिए, यह कहता है नियम कि पहले कभी की गई क्रिया को, क्या कहता है ये नियम? पहले कभी की गई क्रिया को, की गई क्रिया को, पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करना, उसी के समान दूसरी परिस्थिति में करना। ठीक है, तो ये था संबंधित परिवर्तन का नियम। मतलब इसमें होता क्या है, क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है। क्या है इसमें? क्रिया का स्वरूप वही रहता है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है, लेकिन परिस्थिति पर बदल जाती है। लेकिन परिस्थिति बदल जाती है। ठीक है, तो हमने आपको थार्नडाइक के जो सीखने के नियम हैं या अधिगम के जो नियम हैं, हमने आपको ये समझाने का प्रयास किया। आशा है सभी को ये नियम समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो अब यहीं समाप्त करते हैं। आशा है सभी लोग बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। सभी लोग अपना ध्यान रखें।